एवरीवन, वेलकम टू सीएम क्लासेस। आई एम मिस महेश्वरी एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसएम चैप्टर नंबर 1। ये होगा पार्ट 2। हम एक पार्ट पहले रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। अगर आप ये पार्ट डायरेक्ट देखने आए हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि पहला पार्ट 1 देखिए, जिससे आपका चैप्टर ये वाला पूरा कवर हो जाए। क्योंकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना 10 to 15 मिनट या 20 मिनट जितनी भी देर की वीडियो होने वाली है, तो आप पहले अपना टाइम मतलब प्रॉपर यूटिलाइज करिए। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। इवन चैप्टर भी आपको काफी कुछ लर्न हो जाएगा जब आप वीडियो को देखेंगे पूरा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो हमने पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने फिर बताया था, ये करवाने से पहले हमने किया था अपना प्लानर में कैसे कैसे हमने चीजें करनी है, कितने कितने दिन में एक चैप्टर कंटेंट करेगा, क्या वेटेज है उनका, हमने सब कुछ बता दिया है। अब है बात उसकी, चैप्टर ओवरव्यू दिया था कल हमने कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल 3 चीजें पढ़ी थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, राइट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपल सी बात थी कि हमारा एक विजन होता है, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, उसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, राइट गाइस? ओके, मेरे साथ आप भी बोलिए। मेरे से आगे पीछे हो सकते हैं, अगर मेरे से आगे पीछे टाइम लग रहा है तो मेरे को स्टॉप करके आप अपना बोलिए, जिससे आपकी लर्निंग चलती रहे। ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रही तो आप ना बोले। बेनिफिट्स क्या थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, उसकी बात करते हैं। सॉरी, बेनिफिट्स क्या थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? तो एसएम गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। सेकंड, एसएम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। एसएम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेप इट्स फ्यूचर, टू फेस द फ्यूचर, सॉरी। SM helps the organization to develop core competency. SM helps in long survival of the company. And last one, SM serve as a corporate defense mechanism. Okay? मैं थोड़ा इधर देख के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको क्लास नहीं है ना नॉर्मल, तो सॉरी, मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, बोलना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ, ओके। तो हमें इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या थी हमारी, जल्दी जल्दी बताइए, मैं जा रही हूँ लिमिटेशन पे। लिमिटेशन थी कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, एंड लास्ट वन था डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजीज। तो आपको समझ में आया होगा क्या क्या लिमिटेशन है। एसएम इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एसएम इज अ कॉस्टली प्रोसेस, environment is highly complex and difficult to estimate competitive response to firm strategies। अब हम आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हम लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो हम पेपर ऐड कर लेते हैं इससे पहले आपको समझाने के लिए। चलो नहीं तो समझा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेटेजी देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के बाद इवन हर बच्चे के पास ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होते हैं। मेनली ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सबके पास होते हैं, वो अच्छे गोल्स हो बुरे गोल्स हो, बट ये चीज तो सबके पास होती है। बट ये बात सच है कि हर कोई अचीव नहीं कर पाता है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके पीछे रीजन क्या है? हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, बट कैसे जाना है हमें से किसी को भी नहीं पता है। इस वजह से जहाँ पे यही रोल प्ले करती है स्ट्रेटेजी, कि हमें पता है कहाँ जाना है बट कैसे जाना हमें नहीं पता होता, और यही स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि हमें कैसे जाना है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मान लो हमारा यहाँ पे है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे है, राइट। अभी हमारा पाथ है यहाँ पे जाने का, और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो स्ट्रेटेजी यहाँ पे हेल्प करती है कि कैसे कैसे जाना। इतना सिंपल रास्ता नहीं होता ना, हमें दिखता है स्ट्रेट है, बट जब एक्चुअल में हम जाते हैं तो वो ऐसे दिखता है, ऐसे होता है। कभी एकदम राइट होगा, कभी एकदम फॉल होगा, कभी एकदम राइट, और फिर हम सडनली पहुंच जाएंगे। ये होती है स्ट्रेटेजी, यहाँ पे हेल्प करती है। जब तुम नीचे जा रहे हो तुम्हें ऊपर लाएगी, जब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन्हें कैप्चर करेगी, अपने अंदर लाएगी। तो ये होती है स्ट्रेटेजी जो हमारी हेल्प करती है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रीच करने में। जैसे मान लो आपको गोवा जाना है, राइट। अब आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है, आपको अपना गोल पता है, आपको गोवा जाना है,
बट कैसे जाना है आपको पता है कि आपको बाय रोड जाना है, बाय प्लेन जाना है, बाय टिकट ट्रेन की टिकट लेके ट्रेन से जाना है, आपको नहीं पता होगा तो आप गोवा कैसे जाएंगे? आप सोचते रहो गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे किस वे से जाना है, किन किन फ्रेंड के साथ जाना है, वहां पे जाके क्या करना है, कैसे रहेंगे, ये जब कुछ डिसाइड नहीं करोगे तो गोवा कैसे पहुंचोगे? और गोवा जाने के बाद फिर क्या करोगे? ये सब कुछ भी डिसाइडेड होना चाहिए। इसका मतलब मैं भी समझाऊंगी कि ये मैंने क्यों बोला है कि गोवा जाने के बाद क्या करना है, क्यों क्या क्या जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जरूरी है, ये पता होना कि हमें कहाँ जाना है ये बहुत जरूरी है, बट कैसे जाना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बट द अलोन आर नॉट सफिशिएंट। Strategy provide framework to top management to search, evaluate and exploit beneficial opportunities. Even वो threats को कम करने में भी help करती है। Second, important to note that strategy is not substitute for responsible management. It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless, optimal. देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी क्या होता है? तुम फ्यूचर के लिए अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो कैसे परफेक्ट हो सकती है? फ्यूचर में जाके कुछ भी कैसे भी शेप ले सकते हैं, तो आप कैसे जान सकते हो कि जो आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो परफेक्ट ही परफेक्ट है? दोबारा से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ रिपीट करेंगे फॉर श्योर। Objectives and goals are essential to give a direction to business, but alone are not sufficient. Strategy provide framework for top management to search, evaluate, and exploit beneficial opportunities. Important to note that strategy is not substitute for a responsible management. It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless, and optimal. अब आता है लास्ट में, strategy is consciously considered and flexible, the design scheme of corporate intent and action to mobilize resources, to direct human efforts and behavior, to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenge and threat for corporate survival success. Oh my God, इतनी English, right? इसका सिंपल सा मतलब है स्ट्रेटेजी जब बनाओगे वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और वो हमारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करनी चाहिए। वो रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो आपकी टेक्निकल रिसोर्स हो, सिंपल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्योंकि कब कैसी चीज आ रही है फ्यूचर में हमको नहीं पता। अब बात है मेन पॉइंट पे, हम इसे और ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। अब आता है ब्रीफ वाली बात। स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इसके बारे में कौन बताएगा? मुझे जानना है। सोचिए और बताइए, मुझे आंसर दीजिए फिर। क्या ये बात सही है या गलत है? बताइए। तो अब मैं इसका आंसर बताऊंगी, बट जिसका भी यस है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएगा कि मैंने यस बोला था। जिसका नो है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा नो, और जिसने कुछ नहीं सोचा वो भी बताएगा मैम हमने तो कुछ भी नहीं सोचा, राइट? तो मुझे सबके आंसर चाहिए यस, नो, नथिंग, ठीक है? कुछ तो सोच। देखो जब मैं कह रही हूँ ना आप सोचो, तो थोड़ा सोचो। इससे क्या होता है ना, दिमाग की जो माइंड की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। मैं सच में बता रही हूँ ये बहुत हेल्प करेगा। थोड़ी छोटी सी बातें अगर आप टीचर्स की नोटिस करोगे ना, वो काफी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं उनमें, और आप लोग उन पर ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिंपल एक बहुत बड़ा आंसर है यस। एक स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव भी होती है एंड रिएक्टिव भी होती है। अब ये कैसे? देखो, एजुकेशन सेंटर्स चल रहे थे कोरोना से पहले ऑफलाइन, राइट? स्कूलिंग सिस्टम ऑफलाइन हो रहे थे, स्ट्रेटेजीज ऑफलाइन के हिसाब से चल रही थी, राइट? सडनली आया कोरोना, राइट? कोरोना आया और कोरोना की वजह से सब कुछ हो गया ऑनलाइन, सब कुछ हो गया ऑनलाइन। इसके वजह से इनकी जो यहाँ से एक स्ट्रेटेजी चल रही थी वो यहाँ तक पहुंची, बट यहाँ पे उसे कुछ चेंजेस करने पड़े, राइट? तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ से यहाँ तक गई, बट उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े उन लोगों को।
ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं काम की। एक स्ट्रेटेजी बनाई, उनकी एक स्ट्रेटेजी में ना काफी पार्ट्स हुए होंगे कि हमें टीचर्स कैसे हायर करनी है, हमें स्टूडेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, हमें उन्हें एजुकेशन कैसे देनी है। ये बहुत सारे पॉइंट्स उनके रहे होंगे, 1 2 3 4 6, उनके 5-6 मोटो रहे होंगे जिस बेसिस वो करते होंगे। बट जब कोरोना आया और उसके बाद जब उनकी स्ट्रेटेजी बनी, तो क्या आपको लगता है उनके हर पॉइंट में चेंज आया होगा? नहीं, उनके टीचिंग मेथड में चेंज आया कि अब उन्हें स्टूडेंट्स को ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है। टीचर तो सब जा रही थी स्कूल्स, अब उन्हें बस सब आएगा, पूरा स्टाफ आएगा, बस बच्चे नहीं आएंगे। बच्चों को उन्हें घर बैठे पढ़ाना है, जूम पर पढ़ाना है, किसी ने जो भी मेथड यूज करे, सबको अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना है। तो चेंज आए स्टूडेंट के स्टडी मेथड में। तो बस क्या हुआ, ये पहले से स्ट्रेटेजी थी, इसमें हमने एक ये इनके 6 पॉइंट्स थे। चेंज आया उनके 1 या 2 पॉइंट में, ज्यादा से ज्यादा। इस वाले पॉइंट में चेंज आ गया, इस वाले पॉइंट में चेंज आया, इस वाले पॉइंट में चेंज आया, उनके 2 पॉइंट में चेंज आया और हमारी एक स्ट्रेटेजी बन गई यहाँ पे। ये स्ट्रेटेजी बन गई उनकी जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स इसके भी, तो ये फ्रेश स्ट्रेटेजी बन गई। तो क्या हुआ, जब एक स्कूलिंग सिस्टम में कोरोना आया तो ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए। जो पहले से स्ट्रेटेजी बनी थी उसमें कुछ चेंजेस आए और एक नई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो गई, दोनों स्ट्रेटेजीज को मिला के। इसे तो कहते हैं स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। अब पहले से बनी हुई स्ट्रेटेजी थी, उसमें कुछ चेंजेस लाए, जैसे जैसे हमारे पास सिचुएशंस आई उसमें हमने चेंजेस लाए और हमने एक नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दी। हमने सब पूरा तो थोड़ा कर दिया कि चलो अब इसे इरेज करते हैं, यानी स्ट्रेटेजी तो हमारी काम नहीं आएगी, इसे खत्म करते हैं, अब हम आज नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। नहीं, स्ट्रेटेजी चल रही है, उसमें कहीं कहीं चेंजेस आएंगे, कहीं कहीं लाने की जरूरत होगी। एक और पेज ऐड करते हैं, मुझे एक और चीज एक्सप्लेन करनी है आप लोगों को। हाँ, तो क्या होता है, जब हमारी स्ट्रेटेजी पास्ट इवेंट्स पे, पास्ट रिकॉर्ड्स पे है ना बनती है, पास्ट का डाटा उठाकर, पास्ट डेटा कलेक्ट करके हमारी एक स्ट्रेटेजी बनती है प्रेजेंट में। क्या बनती है? प्रेजेंट में बनती है स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। हम पास्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में भी ये सिनेरियोस आ सकते हैं, तो हम उस कंडीशन पे आज प्रेजेंट की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बट आप कभी सोचते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो हमेशा जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट होगा? नहीं, हमेशा करेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हम करेंगे, और वो जो गलतियां करेंगे और उनके वजह से जब फ्यूचर में सिचुएशंस आएंगी वो अलग होंगी। प्रेडिक्ट करा, मे बी रॉन्ग हो सकता है, तो जो गलतियां आई हमारी उसे हम करेक्ट करेंगे, राइट, करेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसे कहा कि हमारे पास जो सिचुएशन आई हमने करेक्ट करा, इसे कह दिया हमने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। जैसी सिचुएशन आई हमने उसी हिसाब से चेंज लिया। तो आपको समझना, इससे थोड़ा वो बनते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ब्रेक में एक्सप्लेन करा कि क्यों, कब एक प्रोएक्टिव होती है और कब एक रिएक्टिव होती है। जब हम चेंज लाते हैं, जब कोई सिचुएशन हमारे सामने अकर होती है, उसके हिसाब से हम अगर अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज लाते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो समझ में, हमने पास्ट का डेटा कलेक्ट करा, उससे हमने प्रेजेंट में स्ट्रेटेजी बनाई जो फ्यूचर के बारे में थी, बट हमने उसे प्रेडिक्ट करा, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज आए जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थे। कोई कॉम्पिटिटर आ गया, लाइक लोग 3G के लिए प्रिपेयर थे, सडनली जियो आया, उसने 4G लाया, तो लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो क्या उन्होंने जो प्रेडिक्ट करा फ्यूचर के बारे में वो गलत था? हाँ, निकला उनको गलत, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जियो 4G भी आएगा, तो उन्हें अपनी स्कीम्स में, अपने पैटर्न में काफी चेंजेस लाने पड़े। अगर वो रिएक्ट नहीं करते, अगर वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं बनाते और अपनी प्रोएक्टिव मतलब अपनी पहले बनाई स्ट्रेटेजी पे चलते रहते, तो सारी कंपनी डूब जाती, कोई भी कंपनी नहीं रन कर पाती। ये समझना जरूरी है हमें, ठीक है। तो हमने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई, तो आपको समझ में आ गया कि एक स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्यों होती है। ये थोड़ा ऊपर चला गया, दोनों अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं। स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इन प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज एंड क्रिएट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स।
देखो यही बता रहा है कि जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में क्या सिनेरियोस होने वाले हैं एनवायरमेंटल के, पास्ट हमारे क्या सिनेरियो से क्या 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 सिचुएशन प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर एंड वर्क ऑन दीज स्ट्रेटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। पहले से पहले हम प्रिपेयर रहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इन proactive strategy, organization will analyze possible environmental scenarios and create a strategic framework after proper planning and set procedures and work on these strategies in a predetermined manner. Okay. Then, however, in reality, no company can forecast both internal and external environment. देखो रियलिटी तो यही है कि कोई भी कंपनी नहीं बता सकती इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या शेप करेंगे फ्यूचर में, ये बात तो सच है। Everything cannot be planned in advance. It is not possible to anticipate moves of rival firms, consumers involved in technology and so on. ये डिसाइड करना कि तुम्हारा कंज्यूमर का क्या मूव होने वाला है, कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होने वाली है, ये तो डिफिकल्ट है। There can be significant deviation between what was visualized and what was actually happened. जो हमने सोचा था और जो हुआ उसमें काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं। Strategies need to be attuned और मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ पॉसिबल इन्वायरमेंटल चेंजेस। स्ट्रेटेजीज को चेंज मॉडिफाई करो, चेंज करो जो जो इन्वायरमेंटल में चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग। देयर कैन बी सिग्निफिकेंट और मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस व्हेन द एनवायरनमेंट डिमांड्स। Reactive strategy is triggered by the changes in the environment and provides way and means to cope up with the negative factors or take advantage of emerging opportunities. देखो कोई भी चेंज आएगा तो रिएक्टिव हमें वही हेल्प करता है कि हम जो चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें और जो नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं चेंज के बारे उन्हें हम अवॉइड कर सके, उन्हें हम सप्रेस कर सके। एंड जो अपॉर्चुनिटीज नई देखो कोई भी चीज आती है वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाती है और थ्रेट्स भी लाती है। तो इन स्ट्रेटेजीज का यही मोटिव होता है कि हम अपनी थ्रेट्स को कम कर सके और अपॉर्चुनिटीज को देखें कहाँ कहाँ कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम उनके पीछे फॉलो कर सकें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज के पीछे जा सकें। मैं इसमें हाईलाइट कराती हूँ क्या क्या पार्ट पहले जरूरी है, राइट। In proactive strategy, organization will analyze possible environmental scenarios and create a strategic framework after planning and set procedure. या थोड़ा ट्राई करना लैंग्वेज जैसे वर्ड्स ना, टेक्नोलॉजी, ये सब थोड़ा ना आपके क्वेश्चन जब आप आंसर लिखते हैं तो उन्हें प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। आप बीच में चेंज थोड़ी एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने इसे हिंदी में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा, अब आपको हिंदी में तो आ रहा होगा, जब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो आप इतने अच्छे से नहीं बोल पा रहे होगे। तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको करना ही करना है। बाकी हाँ आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो मैंने बनाया। चलो, कंपनी एक्सपीरियंसेस, नो हाउ, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड कॉम्पिटिटिव एंड कैपेबिलिटी। तो कंपनीज के पास ये सब कुछ होता है। अब क्या होता है प्लान स्ट्रेटेजी में, क्या होता है देखिए। प्लान स्ट्रेटेजी प्लान स्ट्रेटेजी न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी फीचर्स कंटिन्यू फ्रॉम प्रायर पीरियड्स। नए इनिशिएटिव लाती है और पुराने भी उठाती है, राइट। रिएक्टिव क्या करता है, रिएक्शन करता है, अडेप्टिव जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उस हिसाब से वो अपने आप को उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कराता है न्यू चेंजेस के लिए और एक्चुअल कंपनी की स्ट्रेटेजी बन जाती है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, अच्छा आप लोगों को लिखना होगा ना, रुकिए मैं कर देती हूँ। अच्छा जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगर आप लोगों को वो भी लिखना हो, क्योंकि मैं थोड़ा इतनी अच्छी राइटिंग में कर नहीं पाती हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूं तो मुझे लिख देना, मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी। ओके नाउ आप पहले आप लिखिएगा, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी, आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। थोड़ा ना बड़ा कर देती हूँ, मुझे लगता है ऐसे दिखता नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फोटो ले ली होगी। रोक देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपका मन करे वो कर लेना।
थोड़ा स्टोरी कर रही हूँ, बट मैं चाहूंगी कि आप क्लास के साथ लिखें। अगर मेरी क्लास ले रहे हैं वाली फर्स्ट चैप्टर की, तो आप क्लास के साथ ही लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सब कर लिया होगा। स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये पढ़ाने से पहले अब हम रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, हमने प्लान करा, हमने पहले विजन देखा, हमें सीए बनना है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव निकाला, हमें सीएम तक क्लियर करना है, फिर हमने प्लान करा, उसे इम्प्लीमेंट करा, फिर इवेल्युएट करा, फिर करेक्टिव एक्शन लिया। यही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था। अब तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, राइट गाइस। अब क्या हुआ ना, मैंने जब रिपीट करे टर्म्स बार बार तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में सेट हो गई। तो नॉर्मल टर्म्स है, ये तो डेली लाइफ में यूज ही हो रही है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगी। और मैं ये मेरा मोटो सिंपल है, देखो आप लोगों को क्लास में याद कराना है, और चाहे उसके लिए मुझे 3 बारी बोलना पड़े या 4 बारी रिपीट करना पड़े, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप लोग अगर फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। हाँ, फिर हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस क्या थी, मैं खोल लेती हूँ ना ऐसे। इंपॉर्टेंस क्या थी, ओके एक काम कर सकते हैं, जब मैं ऐसे रिवाइज कराया करूंगी ना तो हम स्क्रीन बंद कर दिया करेंगे अगली बार से, ध्यान रखिए इस बात का। SM gives direction to the organization. SM helps organization to be proactive instead of reactive in its approach. Okay, इसे हिंदी में बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी कि वो डायरेक्शन देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड, प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। फेस करवाता है फ्यूचर, फेस द फ्यूचर, ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है कि वो फ्यूचर को फेस कर सके बेटर तरीके से। कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करता है, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो लॉन्ग सर्वाइवल में हेल्प करता है, क्योंकि जब तुम्हारी कंपनी को बेहतर बनाया जा रहा है तो वो लॉन्ग सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। एक होता है वर्क कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ये इसलिए कर पाता है क्योंकि जब तुम प्लान कर लेते हो तो तुम बड़ी बड़ी मिस्टेक नहीं करते हो, तो मिस्टेक से तुम्हें बचाता है। आई होप ये हमारी इंपॉर्टेंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस थी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, एंड डिसाइड करना तुम कैसे रिस्पॉन्स करोगे फर्म की स्ट्रेटेजीज के लिए, जैसे है ना, तो वो डिफिकल्ट होता है इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज में। क्या है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजीज, क्योंकि सारी ही कंपनीज स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही हैं। फिर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमने कहा कि बाद में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर एसेंशियल। ओके सॉरी, स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा, मैं ये रीड आउट कर रही थी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होना ही सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। और जो स्ट्रेटेजी है वो हमें हेल्प करती है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। लाइक हमें जाना है गोवा, हमें अपनी डेस्टिनेशन पता है, बट हमें कैसे जाना है ये भी पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस पर हमें स्ट्रेटेजी हेल्प करती है। सेकेंड थिंग, अगर स्ट्रेटेजी होती है तो वो हेल्प करती है हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हेल्प करती है कि स्ट्रेटेजी जो जब तुम बनाओगे वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे कि वो जब चेंजेस आए, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, जब तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो और जब तुम्हारे पास कंडीशंस आ रही हैं तो वो उन्हें अडॉप्ट कर सके। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा, क्या स्ट्रेटेजी पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव होती है? बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है, वो मुझे पता चल जाएगा। ओके, तो पार्शली प्रोएक्टिव होती है नहीं, तो मैंने कहा हाँ होती हैं, क्योंकि पहले तुम स्ट्रेटेजी बनाते हो पास्ट इवेंट्स को कंसीडर कर और आज के अपनी थिंकिंग को लगाकर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हो। बट जो तुम कर रहे हो ये सब, वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। तो ऐसा होगा, एक स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी आएगी कि जो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसमें चेंजेस लाने होंगे। दिस इज रिएक्टिव व्हेन कम्स इन, तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा हैज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कि आपने रिएक्ट करा अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आए, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करा। तो इट इज तो मैंने बोला यस, स्ट्रेटेजी पार्शली प्रोएक्टिव होती है, पार्शली रिएक्टिव होती है, क्योंकि हम चेंज करते हैं एक स्ट्रेटेजी में जैसे जैसे सिनेरियोस आते हैं। अगर आपको लगता है आप लोगों ने ज्यादा अभी आपको और नहीं सुन पा रहे हो, मतलब सुन पा रहे हो, मेरा मीन्स ये होता है कि अभी और रिटेन नहीं कर पा रहे हो माइंड में, तो अभी आप मेरे वीडियो को पोस्ट करके जो मैंने लिखने के लिए दिया ना, आप वो लिखिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि जनरली जब क्लास होती है तो हम लोग टाइम देते हैं कि चलो अब लिख लो, फिर हम पढ़ाते हैं। तो वो जब हम लिखने का टाइम देते हैं वो ये इसीलिए होता है कि बच्चे दोबारा से समझ पाए, वो टाइम स्पेस होता है हम लोगों का। तो अभी आप क्या करिएगा, वीडियो को पोस्ट करिएगा और लिखिएगा।
देखो मैं एक एक बात है ना बिल्कुल ऐसे बताती हूँ जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता, उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। शायद से बहुत बच्चों को पता भी होगा, मैं उन बेसिस पे ले रही हूँ कि किसी किसी बच्चों को कुछ नहीं पता। मैं अपनी क्लास बिल्कुल जैसे मैथ समझ रही हूँ ना वैसे आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगी उसी हिसाब से फिर आप करना। और मैं चाहूंगी कि आप हाईलाइटर लें और 2 पेन्स आपके पास होने चाहिए ये नोट्स बनाते हुए। जब तक आपको, क्योंकि क्या होता है इस मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको डायग्राम्स बना के आने चाहिए, आपको उसके बोनस पॉइंट मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही जैसे लाइक स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इसका यार बनाए आप, बट बना दोगे तो अच्छा, मतलब लाइक मार्क्स इसके पॉइंट के होते हैं। सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डायग्राम्स के पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर ध्यान दूंगी कि आपको मैं भी प्रॉपर डायग्राम्स के साथ पढ़ाऊं। और अगर नहीं भी होते ना तो भी मैं डायग्राम के साथ पढ़ा दी, बस मैं तब ये नहीं कहती कि आप लोग भी इस पर ध्यान दो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनती है क्लासेस से। स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। 3 लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। देखते हैं क्या क्या होता है इनमें। ज्यादा कुछ देखो इनके ना अपने अपने एक इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं स्ट्रेटेजीज को लेकर, मैं और ब्रेक में एक्सप्लेन करूंगी तभी। अभी बस थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उतना ही मैं बताऊंगी। हमने ब्रेक में खोल लिया, इतना होना चाहिए। हाँ देखो कॉर्पोरेट लेवल होती है टॉप लेवल, इसे हम टॉप लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ इसे हम योगी मिडिल लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन में होगी लोअर लेवल। तो जो कॉर्पोरेट लेवल होती है इट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। ऑफ कोर्स टॉप लेवल है तो जो सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये इसमें इंक्लूड होता है। जब ये इंक्लूड कर रहे हो टॉप मैनेजर्स को, आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी ही एक टॉप लेवल में आपने इंक्लूड करा सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एम्प्लॉयज को इंक्लूड करा, बड़ी बड़ी पोस्ट को इंक्लूड करा, तो वो जो रोल प्ले करेंगे वो जो डिसीजंस लेंगे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेंगे। जो टॉप लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेती हैं। तो क्या हुआ, वही हमारा सेकंड पॉइंट, दीज इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई द एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। रोल भी देख लीजिए, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। देखो उन्होंने तो डिसीजन ले लिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले लिया, और फिर उन्हें ये भी देखना होता है जो स्ट्रेटेजीज का क्या होता है, सारी स्ट्रेटेजीज टॉप लेवल नहीं बनाती है, वो बेसिक जो मेन स्ट्रेटेजीज होती है वो बनाती है। उसके बाद छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हर अपना एक लेवल पे बनती हैं, तो वो देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजीज है वो प्रॉपरली डेवलप हो रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन कर रही है, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजर्स की। एंड लास्ट वन, दिस रोल इंक्लूड डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट बिजनेस। सिंपल। कॉर्पोरेट लेवल बहुत सिंपल है, हाई लेवल हाई पोस्टेज इंक्लूड होती हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग इनके पास होता है। जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो लाइक क्या प्लान, कहाँ पे हमारी लोकेशन होने वाली है अगली ऑर्गेनाइजेशन की, किसी किसी हमें फ्रेंचाइजी देनी है, और तुम कितना बजट डिसाइड होगा एक डिपार्टमेंट को, एक बिजनेस को, अगर बहुत सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं तो ये इनका रोल होता है। क्या क्या उसमें स्ट्रेटेजीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली रन कर रही है नहीं कर रही है, वो इनका रोल होता है। और वो ये जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो बताते हैं कि आपके इस ईयर तुम्हारा क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये लोग बताते हैं, तुम्हारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो यही है कि कॉर्पोरेट लेवल क्या है, मैंने बताया आपको कॉर्पोरेट लेवल क्या है, राइट। अगर कुछ भी कहीं भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं बता चुकी हूँ लाइट आउट सेशन होगा या फिर लाइट आउट सेशन नहीं होगा, तो जो भी आपके पॉइंट्स होंगे मैं उन्हें क्लियर करूंगी। द बिजनेस लेवल दैट इज मिडिल लेवल, इसमें कौन होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर एन इंडिविजुअल। ओके रुके एक जैसे जियो ले लेते हैं, जियो इंडस्ट्री में एक देखो बहुत सारे बिजनेसेस हैं। देखो
उनके पास लाइक वो लोग किस किस में ट्रेड करते हैं, लाइक मीनिंग सिम है उनके पास, जियो का सिम है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने पार्ट है, उनके रिलायंस स्टोर्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उनकी अपनी खुद की, वो सिम वगैरह भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और रिलायंस मोबाइल भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, मोबाइल और सिम एक में आ जाएंगे, क्लोथिंग ब्रांड्स एक में आ जाएंगी, वो डायमंड्स में भी जा रहा है अब, मतलब लाइक 3-4 डिपार्टमेंट। और कहाँ पे है रिलायंस, यार मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं बताऊंगी। रिलायंस के लाइक 4 to 5 अलग अलग यूनिट्स ऑफ बिजनेस रन करती हैं, तो ये बिजनेस लेवल वहीं पे आता है। अब क्या है, टॉप पे बैठ गए लोग, ठीक है, ये ऐड ही करना पड़ेगा मुझे पेपर, लाइक यहाँ पे बैठे हैं टॉप लेवल, ठीक है। अब इनके अंदर आते हैं 5 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस रन कर रहे हैं। ये हो गया रिलायंस, ये टाटा ग्रुप ले लेते हैं ना, रुकिए हम क्यों ले रिलायंस, हमें टाटा ने बहुत हेल्पफुल करी, हमारी टाटा बहुत हेल्प करता है इंडिया की, हम लेंगे टाटा। टाटा के रन करते हैं, देखो कार केक है, उसका सॉल्ट का मतलब स्पाइसेस का एक बिजनेस है अपना अलग, टाटा टी, सॉल्ट, मसाले आने लगे हैं उसके खुद के, कार में डील करता है। एक इनकी वो है, क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी फर्म है टाटा की। और बताइए, टाटा कार हो गया, तुम्हारा स्पाइसेस हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, लेट मी थिंक इतने ही लेते हैं, ये लर्न करने की तो जरूरत है नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए लिया। तो टॉप जो लेवल मैनेजर्स थे उन्होंने लिया टाटा के लिए डिसीजन। अब जो होते हैं बिजनेस लेवल आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एक इनके लिए, लाइक कार के लिए अलग हो गए, स्पाइसेस के लिए अलग हो गए, कंसल्टेंसी के लिए अलग हो गए। टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी से ये तो रजिस्टर्ड है सेबी पे इनके लोग। मैंने समझाया कि कौन सी लेवल पे ये मैनेजर्स होते हैं बिजनेस लेवल पे, आपको होपफुली समझ में आया होगा कि टॉप लेवल मैनेजर्स टाटा, पूरी टाटा को देख रहे हैं, एक टाटा ब्रांड है, प्रॉपर एक ब्रांड है, उसे देख रहे हैं टॉप लेवल मैनेजर्स की, अच्छा कार सेक्टर इतना दे रहा है, स्पाइसेस इतना दे रहा है, कंसल्टेंसी इतना दे रहा है, ये यहाँ पे बैठे हैं। अब जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने अपने बिजनेस को देख रहे हैं। अब इन बिजनेसेस में बहुत सारे यूनिट्स होंगे, लाइक फंक्शनल, HR, बहुत सारे, वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर एन इंडिविजुअल बिजनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल मैनेजर इन दीज डिफरेंट बिजनेस और बिजनेस लेवल मैनेजर। A business unit is a self-contained division with its own function, finance, production, marketing, HR, resource and development, सब कुछ होता है। मैंने एग्जाम्पल कम दिया। It's a bridge between corporate and functional level. Some of the decision है प्लान का लोकेशन, प्लान की कैपेसिटी, लाइक ये लेंगे कि प्लान का लोकेशन कहाँ होगा, ये नहीं लेंगे कि फ्रेंचाइजी किसके साथ होगी, कहाँ कहाँ हमारी फर्म खुलेगी, ये लेंगे डिसीजन कि प्लान का लोकेशन क्या होगा, प्लान की कैपेसिटी क्या होगी, इस टाइप के डिसीजन लेंगे। अब आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या होता है, इनके पास एक डिपार्टमेंट है, लाइक एक फिक्स डिपार्टमेंट है। जैसे बिजनेस लेवल मैनेजर के पास प्रॉपर एक बिजनेस है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। टॉप लेवल मैनेजर के पास सारे बिजनेसेस हैं। फंक्शनल लेवल मैनेजर के पास अपना एक डिपार्टमेंट है, लाइक किसी मैनेजर के पास HR का डिपार्टमेंट है, अब बताती हूँ, इसी के थ्रू मैं बताती हूँ। ये हो गया, इसके अंदर HR का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो इसका है। अब वो आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर, यहाँ पे भी अलग 3 होंगे, 5 होंगे ग्रुप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप से ज्यादा होता है। तो अपने अपने यूनिट्स में यहाँ पे आता है फंक्शनल लेवल, यहाँ पे आ गए टॉप, यहाँ पे आ गए बिजनेस, यहाँ पे आ गए फंक्शनल मैनेजर्स। अब एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो ये क्यों कर रही हूँ, जिससे आपको पोजीशन समझना है कि वो कहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक फंक्शंस और ऑपरेशंस सच एज ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Functional managers' sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity where general manager oversee the operation of whole company or division। देखो इसमें ये डिफरेंस बताया कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, और जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स हैं वो पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो पूरे बिजनेस को देखते हैं। डन, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। Decision for the company as a whole affecting each business
हैज अ कंपनी, लाइक टाटा ग्रुप के लिए डिसीजन लेना, टाटा ग्रुप के लिए, टाटा मोटर या टाटा स्पाइसेस या टाटा कंसल्टेंसी के लिए डिसीजन नहीं लेना, टाटा के लिए डिसीजन लेना, वो यहाँ पे आते हैं कॉर्पोरेट लेवल में। डिसीजन फॉर द कंपनी एज अ होल अफेक्टिंग ईच बिजनेस, उसके चाहे कोई भी बिजनेस है सबको अफेक्ट करेगा। बिजनेस लेवल में आता है डिसीजन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मैनेजर्स, डिसीजन फॉर द रिस्पेक्टिव बिजनेस द वन लीड। अब क्या होगा, जब यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे जिसमें वो है, जैसे टाटा मोटर्स में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, टाटा मोटर्स में डिसीजन लेना, टाटा में नहीं, टाटा मोटर्स में डिसीजन लेना। फंक्शनल लेवल, टाटा मोटर्स के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना, डिसीजन फॉर द फंक्शन दे लीड लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एक्सेट्रा, एंड एक्चुअली टर्न द डिसीजन ऑफ अबव टू इनटू एक्शंस। और जो अबव दोनों एक्शंस डिसीजंस लिए हैं उन्हें एक्शंस में लाना, उनकी स्ट्रेटेजीज को एक्शंस में लाना, उन्हें इंप्लीमेंट करना, इनका फंक्शनल लेवल का पार्ट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इस चैप्टर में इतने पढ़ेंगे, बट आपको कॉपी करना होगा, हम इसे डिलीट कर देते हैं जिससे आप कॉपी कर पाए। मुझे बस एक बार ही बता दिएगा, अगर मैं थोड़ा सी बेटर वे में आपको लाइक थोड़ा बेटर राइटिंग में समझा लिया करूंगी, अगर आपको ये भी नोट करना है तो। ओके पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेना, लिखते रहिए। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप पोस्ट मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फिर लिखिएगा बाद में। अभी मैं इतना टाइम नहीं दूंगी इस पे क्योंकि ये है यूट्यूब पर। हाँ, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मुझे लगता है काफी छोटा हो जाता है, फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे आपको वो इलैबोरेट करना पड़ेगा। मैं भाई बड़े में और छोटे में दोनों में कर दूंगी। हाँ, मैं कुछ कह रही थी ना इसके साथ, मैं भूल गई। चलो, हाँ मैं ये कह रही थी, जो भी बच्चा लिखेगा वो कलर पेन से लिखेगा, मतलब कलर पेन ले, 2 पेन ले लो, एक हाइलाइटर ले लो, ये जरूरी है इनके थ्रू लिखना। और हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही थी वो ये थी कि अगर आपके पास टाइम ना हुआ करे पूरी वीडियो एक साथ देखने का, तो वीडियो को स्टार्ट नहीं करा करना, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे वीडियो बनाने का, ऐसे वीडियोस देखने का। क्योंकि आप लर्न करो ना, जब मेरी क्लास कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो इस मोटिव से आओ कि आप फ्रेश माइंडेड हो और आपको लर्न करना है लेक्चर में आकर, प्रॉपर लर्न करोगे आप जब भी आओगे। तो आज हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ, हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ये जान लेना कि हमें कहाँ पहुंचना है यही जरूरी नहीं है, वहां पे कैसे पहुंचना है ये भी जरूरी है, और ये हमें स्ट्रेटेजी हेल्प करता है। और जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बस लाइक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें चेंजेस हम ला सकें, ऐसे नहीं कि वो रिजिड हो जाए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी। तो हमने कहा था कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों होती है स्ट्रेटेजी। हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पास्ट इवेंट्स को उठा के लाते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हैं, पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं एंड अपने कुछ आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लगाते हैं और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती है कि फ्यूचर में शायद से ये होगा, उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बट एक्चुअली में जब हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं तो फ्यूचर में चेंजेस आते रहते हैं, फिर हम उसमें जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई होती है हम उसमें चेंजेस लाते रहते हैं और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते रहते हैं। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव भी होती है एंड रिएक्टिव भी होती है। फिर हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेवल्स होती है, मैंने बताया 3, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट में मैंने बताया टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लाइक टाटा के लिए पूरा डिसीजन लेना इज लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर आता है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, टाटा के 3 या 4 बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, लाइक टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्पीशीज का अपना बिजनेस है, टाटा सॉल्ट हो गया, टाटा के अब और भी इस पे से आने लगे गरम मसाला, सारे आ चुके हैं मसाले वगैरह। तो अब बिजनेस लेवल यहाँ पे आते हैं, बिजनेस लेवल आते हैं अपने एक बिजनेस के लिए, लाइक टाटा मोटर्स के लिए डिसीजन लेना इस बिजनेस लेवल मैनेजर। फंक्शनल लेवल आते हैं कि टाटा मोटर्स एक बिजनेस है बट इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा, फंक्शनिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का अलग होगा। अब इन डिपार्टमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो होते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। और फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का एक और रोल होता है कि अब जो 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना, उन्हें एक्शन में लाना। तो ये हमने 3 लेवल बताई थी एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, आगे का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 में।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी कहीं भी परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जैसे मैं सॉल्यूशन आपको बता पाऊँ लाइव डाउट सेशन में। थैंक यू।